हेलो प्यारे बच्चों। आप लोगों ने दार्शनिक उपागम या फिलोसफिकल अप्रोच को बहुत अच्छे से समझा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप लोग ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच जरूर पढ़कर आए होंगे, जिसे आज हम अपने लेक्चर में आज हम लोग जिसे पढ़ने वाले हैं, जिसे समझने वाले हैं। ठीक है, ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच। हाँ, ऐतिहासिक उपागम क्या है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि आखिर ऐतिहासिक उपागम या फिर हिस्टोरिकल अप्रोच है क्या। अतीत में घटित घटनाओं के एकीकृत लिपिबद्ध स्वरूप को इतिहास कहा जाता है। आप सभी जानते होंगे कि हिस्ट्री या इतिहास है क्या। हम अपने जब भी हम इतिहास की बात करते हैं तब हम कहीं ना कहीं अपने भूतकाल यानी कि जो कि अतीत में घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जितने भी हमारे चाहे वो हमारे देश का इतिहास हो, चाहे वो पूरे संसार का इतिहास हो, या फिर किसी भी चीज का इतिहास हो सकता है, उसके पिछले यानी कि पुराना जो कुछ भी घटनाएं हैं वो सब मिलकर के इतिहास बनाते हैं। इतिहास से भूतकाल में घटित घटनाओं की जानकारी ही उपलब्ध नहीं होती है, बल्कि वर्तमान की समस्याओं का समाधान एवं भविष्य में सचेत रहने एवं सुधार करने का मार्गदर्शन भी प्राप्त होता है। इसी कारण शिक्षा में ऐतिहासिक उपागम को विशेष महत्व दिया जाता है। ठीक है, यानी इतिहास में हमें ये तो पता लगता है, आप लोगों ने बहुत सारे बच्चों के पास हिस्ट्री होगी और वो जानते होंगे कि इतिहास हम शुरू से पढ़ना जब देखते हैं तो पहले हम आदिकाल पढ़ते हैं, इसके बाद में हम धीरे धीरे देखते हैं कि राजा महाराजाओं का समय आया, है ना। हमारे देश में किस किस लोगों ने शासन किया, ये सारी चीजें मिलकर के इतिहास बनाती हैं। और हमें ये सब कहाँ पर देखने को मिलता है? हम किसी विद्वान जन की पुस्तक में देखते हैं, बुक देखते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे इतिहास में या हमारे देश में क्या क्या घटनाएं घटित हो चुकी हैं। और हम साथ ही साथ ये भी सीखते हैं कि किन हमारी किन गलतियों की वजह से या हमारे जो पूर्वज थे उनकी किन गलतियों की वजह से हमारे देश पर किसी ने भी अधिकार किया, या हमारा किस तरीके से इतिहास में बहुत सारी घटनाएं हुई, या वो उनको हमने किस तरीके से देखा या जाना। और साथ ही साथ कौन कौन सी ऐसी वर्तमान में समस्याएं हैं जो पहले भी रही हैं और उनका समाधान इतिहास में किसी ना किसी ने किया है, लेकिन अगर वर्तमान में वो समस्याएं चली आ रही हैं तो उनका समाधान क्या हो सकता है। और साथ ही साथ हम भविष्य में ऐसे क्या कार्य करें, हम भविष्य में ऐसा फ्यूचर में क्या चीजें देखें जिससे कि वो सारी घटनाएं, जिन वो सारी गलतियां या वो सारी चीजें जो अभी तक होती आई हैं वो ना हो सके। हम उनसे सचेत रहें, अलर्ट रहें कि हम वो कार्य नहीं करेंगे जो कि इसके लिए जिम्मेदार होते हैं कि कोई भी हम पर आक्रमण कर सके या कोई भी आ, हमारी फ्रीडम को हमसे छीन सके। तो इस तरीके से हमें इतिहास ना केवल एक कहानी नहीं है इतिहास की, हम कोई भी इतिहास की बुक उठा करके पढ़ते हैं और हमको उसमें बहुत सारे राजा महाराजाओं की या अन्य लोगों की कहानियां उसमें पढ़ने को मिलती है। हम इसलिए इतिहास नहीं पढ़ते हैं बच्चों, बल्कि हम इतिहास पढ़ते हैं ताकि हम अपने वर्तमान को और अपने भविष्य को और अच्छा बना सकें। उसमें जो कुछ भी अभी तक जो भी समस्याएं थी उनका हम समाधान ढूंढ सकें और भविष्य में भी हम उनसे सीख ले सकें। ठीक है, तो एक तरीके से हम इतिहास से एक सीख लेते हैं कि हमें वो सारी गलतियां दोहरानी नहीं है और हम किस तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो शिक्षा में भी ऐतिहासिक उपागम, अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इतिहास क्या है। इतिहास से ही बना है ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से बना है हिस्टोरिकल, यानी कि शिक्षा में ऐतिहासिक उपागम को विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम जब शिक्षा का इतिहास पढ़ते हैं, शिक्षा का विकास कैसे हुआ, कहाँ से शिक्षा शुरू हुई है और किन किन युगों से होकर के हमारी ये शिक्षा गुजरी है, हम शिक्षा के इतिहास में ये सभी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, आपके में जो सेकंड पेपर है आपका अभी
उसमें आप लोग देखोगे, उसमें जरूर आपको शिक्षा का इतिहास यानी कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पढ़ने को मिलेगी। कौन कौन से आयोग बने, कौन कौन से कमीशन बने हैं, ठीक है, उन कमीशन ने कौन कौन सी रिकमेंडेशंस दी हैं, कौन कौन से सुझाव दिए हैं, या कौन कौन से ऐसे सुधार दिए हैं जो अब तक होते चले आ रहे हैं, और अब वर्तमान में नई शिक्षा नीति जो आई है उसमें किस तरीके से उन सुझावों को शामिल किया गया है। तो वो क्या है, वो भी तो शिक्षा का इतिहास ही है, ठीक है। शिक्षा में ऐतिहासिक उपागम से हम केवल अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को ही जानने में समर्थ नहीं होते हैं, बल्कि विभिन्न राष्ट्रों की शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त अच्छी बातों को जान पाते हैं और उनके आधार पर अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया है कि पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा व्यवस्था थी उसमें क्या कमियां रह चुकी हैं, या अन्य देशों की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब हम पढ़ते हैं, जैसे कि हम वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ते हैं या हम वेस्टर्न एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं, तब हम वहाँ की शिक्षा व्यवस्था अब तक कैसी थी और उसने हमारी शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित किया, ये सारी बातों को हम जान पाते हैं और उनके आधार पे अपनी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार करते हैं। क्योंकि कभी भी हमें अब अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार करना हो तो हम पुरानी चीजें यानी कि इतिहास को ही उठा करके देखेंगे कि अभी तक शिक्षा में क्या क्या चीजें चली आ रही हैं और हमें उनमें अगर कहाँ पर कमियां हैं और उसमें कहाँ पर सुधार करना है। इसे हम कैसे देख सकते हैं, हिस्टोरिकल अप्रोच से, ऐतिहासिक उपागम से ही हम इन सबका अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि जब हम शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि अभी वर्तमान में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है उसमें क्या क्या दोष हैं या फिर क्या क्या उसमें परिवर्तन किए जा चुके हैं। जो पहले की शिक्षा व्यवस्था में जो दोष रहे होंगे उनको दूर कर दिया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, ये हम किससे जान पाएंगे, शिक्षा का इतिहास पढ़ने से, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब हम शिक्षा का इतिहास पढ़ेंगे तब हम अपनी शिक्षा व्यवस्था प्राचीन काल में कैसी थी और अब शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हो चुके हैं, स्वतंत्रता से पहले हमारे भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था प्रचलन में थी, और फ्रीडम के बाद यानी कि 1947 के बाद में शिक्षा में ऐसे कौन कौन से आयोग बने, शिक्षा की कौन कौन सी ऐसी कमेटीज बनी है जिनके आधार पर शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया गया है और सुधार किया जा सकता है आगे भी। जो बहुत सारी ऐसी संभावनाएं होती हैं जिसके आधार पर हम जब इतिहास पढ़ेंगे कि ये चीजें हमारी शिक्षा व्यवस्था में अब तक ये दोष थे और इनके आधार पर हमने इसमें इसमें सुधार किया है या किया जा सकता है आगे भी। ठीक है, तो ये सब हम किससे जान पाएंगे, ये सब हम इतिहास जब पढ़ेंगे शिक्षा का तभी जान पाएंगे। यही है शिक्षा का ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच। ऐतिहासिक उपागम के स्रोत यानी कि इसके सोर्सेस क्या क्या हैं, हम कहाँ से अपने शिक्षा व्यवस्था का इतिहास जानेंगे। अपनी शिक्षा यानी कि एजुकेशन सिस्टम को अगर हमें और जानना है तो हम कौन कौन से सोर्स ले सकते हैं, कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं शिक्षा व्यवस्था का इतिहास जानने के। देखो, जब भी चाहे वो शिक्षा व्यवस्था का इतिहास हो या कोई भी इतिहास हो तो वो हम दो चीजों से जान सकते हैं, उसके दो सोर्स होते हैं। एक तो प्राथमिक स्रोत या प्राइमरी सोर्स इंग्लिश में जिसे कहेंगे, दूसरा है द्वितीयक या गौण स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्स। पहले ये देख लेते हैं कि प्राइमरी सोर्स क्या होता है, प्राथमिक स्रोत क्या होता है। अगर हमें कहीं किसी का भी इतिहास जानना हो तो उसके लिए हम अगर प्राथमिक स्रोत पर जाते हैं, प्राथमिक स्रोत यानी कि सीधे हम उस स्रोत पर गए, सीधे उसी सोर्स पर गए जिसकी बात हम कर रहे हैं। जैसे कि हमें अगर अशोक के टाइम का इतिहास जानना है, सम्राट अशोक का इतिहास जानना है, तब हम क्या करेंगे, हम दो सोर्सेस से उनका इतिहास जान सकते हैं, उनकी हिस्ट्री जान सकते हैं। एक तो हम प्राइमरी सोर्स पर जाएं, प्राइमरी सोर्स जाने के लिए हमें उनके अभिलेखों को पढ़ना पड़ेगा जो कि उन्होंने खुद बनवाए थे। उनका स्तंभ जो कि रखा हुआ है, उन्होंने कई स्तंभ भी बनवाए हैं। हम वहां गए, हमने मगध यानी कि पहले जो मगध के शासक हुआ करते थे सम्राट अशोक, तो आज वो मगध क्या है, जगह बदल चुकी है, बिहार हो गया है उसको। तो हम वहां गए हैं और वहां जाकर के हमने उन प्राइमरी सोर्स का अध्ययन किया, हमने उनके किले में देखा, हमने उनके अभिलेखों को देखा जाकर के और उनको पढ़ा, उनको अपनी कॉपी में नोट किया। तो हमने क्या किया, अभी प्राइमरी सोर्स से डायरेक्ट हमने उनके बारे में जाना। लेकिन अगर हम इतना नहीं करना चाह रहे हैं, हम वहां जाएं और उनको पढ़ें, उनके बारे में जानें,
तो हम क्या करते हैं, तो हम सेकेंडरी सोर्स का सहारा लेते हैं उनके इतिहास को जानने के लिए, यानी कि द्वितीयक या गौड़ स्रोत को हम देखेंगे। तो द्वितीयक या गौड़ स्रोत क्या है, अब हम कैसे जान सकते हैं, हमने प्राइमरी सोर्स अगर हम नहीं जाना चाह रहे हैं, तब हम द्वितीयक स्रोत पे जाएंगे। द्वितीयक स्रोत यानी कि सेकेंडरी सोर्स के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम किसी लाइब्रेरी में जाएंगे और उन पर लिखी हुई, सम्राट अशोक के ऊपर लिखी हुई बुक्स को, किताबों को देखेंगे, किताबों का अध्ययन करेंगे जो किसी इतिहासकार ने लिखी होगी, और जो सम्राट अशोक के अभिलेखों पर, उनके स्तंभों पर या उनके जीवन चरित्र पर लिखी हुई कोई किताब हम पढ़ेंगे। एक किताब, दो किताब, जितनी भी आप कि अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, आपकी अपनी समझ के ऊपर है, हमने उसको पढ़ा। तो अब वो बुक्स क्या है, वो बुक्स सेकेंडरी सोर्स हैं, क्योंकि वो सम्राट अशोक ने खुद नहीं लिखवाई या खुद नहीं लिखी, वो किसी राइटर ने, किसी इतिहासकार ने उनके ऊपर लिखी है। हो सकता है उस इतिहासकार ने भी किसी और इतिहासकार की किताब पढ़ी हो और उसके आधार पे लिखी हो, या ये भी हो सकता है कि उस इतिहासकार ने स्वयं जाकर के सम्राट अशोक के अभिलेखों का अध्ययन किया हो, वहां पर जाकर के उनके महल का या उनके जो भी अब म्यूजियम का अध्ययन करने के बाद में उस किताब को लिखा हो, लेकिन वो किताब हमारे लिए सेकेंडरी सोर्स ही रहेगी। यानी कि इतिहास को जानने के जो दो स्रोत हैं, एक तो प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी सोर्स, ये दोनों स्रोत ही काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सेकेंडरी सोर्स पर हमें नहीं जाना है, लेकिन हाँ, अगर हम प्राइमरी सोर्स से कोई भी डेटा लेते हैं तो वो ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो हमने उसे स्वयं देखा है। लेकिन फिर भी अगर हम द्वितीय स्रोत यानी कि गौड़ स्रोत के माध्यम से इतिहास को जानना चाहते हैं, तो बस इतना याद रखना चाहिए कि हम किन इतिहासकारों की किताबों को पढ़ रहे हैं, क्या उन्होंने वाकई में प्राइमरी सोर्स पर जाकर के उसे देखा होगा, या हम केवल कल्पनाएं पढ़ रहे हैं। बस इतना आप लोग जरूर देख लें जब सेकेंडरी सोर्स के बारे में आप लोग जाने, सेकेंडरी सोर्स से जब इतिहास जानने की कोशिश करें, तब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस इतिहासकार की या किसकी किताब देख रहे हैं इस समय। ठीक है, तो ये दो सोर्स है इतिहास को जानने के। तो वैसे शिक्षा व्यवस्था के इतिहास को जानना है तो आप प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स दोनों से जान सकते हैं। जैसे कि अगर जैसे हमें 1986 की शिक्षा नीति के बारे में जानना है, और हम प्राथमिक स्रोत से भी जान सकते हैं और द्वितीयक या गौड़ स्रोत से जान सकते हैं। 1986 में जो हमारी शिक्षा नीति तैयार हुई थी, एजुकेशन पॉलिसी बनी थी, उसके हम दो सोर्स से दोनों का इतिहास जान सकते हैं। पहला तो ये है कि हम गवर्नमेंट की वेबसाइट से डायरेक्ट जा करके प्राइमरी सोर्स पे गए हैं और हमने 1986 की वो एजुकेशन पॉलिसी को डाउनलोड किया और हमने उसे पूरा पढ़ा, वो प्राइमरी सोर्स होगा। और दूसरा स्रोत है कि आपने कोई बुक उठाई और उस बुक में हमने 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है या राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके बारे में पढ़ा, तो वो द्वितीयक स्रोत होगा। दोनों ही स्रोत ठीक है, लेकिन प्राइमरी सोर्स से अगर आप कोई भी इतिहास पढ़ते हैं तो ज्यादा ऑथेंटिक होता है, वो ज्यादा विश्वसनीय होता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखते हैं कि आखिर ऐतिहासिक उपागम का शिक्षा में महत्व क्या है, और हम क्यों ऐतिहासिक उपागम को शिक्षा में शामिल करते हैं, हम क्यों शिक्षा का इतिहास जाने। ठीक है, अब तक तो आप लोगों की ये चीज समझ में आई गई होगी कि इतिहास को पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है। इतिहास केवल कहानी नहीं, इतिहास केवल आपके मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि इतिहास क्या है, वो हमें हमारी वर्तमान की समस्याओं का समाधान देता है, वो हमें भविष्य में सचेत करने के लिए हमें तैयार करता है, हमें संभावनाएं बताता है कि क्या कार्य हम कर सकते हैं या किस तरीके से हमें कार्य करना चाहिए। तो ऐतिहासिक उपागम का शिक्षा में महत्व कई पॉइंट्स में हम इसे देख सकते हैं। समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन करने के लिए, ठीक है, तो अभी तक हमने समाज में मनुष्य के विकास किस तरीके से होता रहा है, आदि मानव से लेकर के एक सभ्य मानव बनने तक की जो भी घटनाएं हैं वो हमें किससे पता लगेंगी, इतिहास से पता लगेंगी। ठीक है, तो समाज में मनुष्य के विकास का अध्ययन करने के लिए, देश के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए, जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तभी हम जान पाएंगे कि हमारे देश के लिए किन लोगों ने अपना अपना बलिदान दिया या स्वतंत्रता दिलाने के लिए किस तरीके से कार्य किए गए हैं, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी जो परिवर्तन किए गए हैं उसके पीछे कितने लोगों का कितना योगदान रहा है।
क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, तब आप उसमें जान पाएँगे कि मैकाले से लेकर के अब तक कितने ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं। लोगों ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से अपने अनुसार ढालने की कोशिश की है और हमारे देश के महापुरुषों ने उस शिक्षा व्यवस्था को बचाने के लिए कितने प्रयास किए हैं, कितने बलिदान दिए हैं। तीसरा पॉइंट हम कह सकते हैं सामाजिक विषमताओं को दूर करने के लिए, विषमताएँ यानी कि बुराइयाँ। जो समाज में बुराइयाँ चली आ रही हैं, जब हम इतिहास पढ़ेंगे तभी हम जान पाएँगे कि अभी तक कितनी वो बुराइयाँ थी। जैसे कि बहुत सारी ऐसी प्रथाएँ थी हमारे भारत में, जिनकी वजह से समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता था। उनमें से बहुत सारी प्रथाएँ समाप्त कर दी गई हैं। उनके पीछे भी किन-किन लोगों ने अपना योगदान दिया है, किन लोगों ने अपना अ, बलिदान दिया है, वो भी आप इतिहास से जान पाएँगे। जैसे कि सती प्रथा थी, है ना? और बहुत सारी ऐसी प्रथाएँ थी हमारे भारत में, बाल विवाह की प्रथा, जो कि अ, लोगों के प्रयासों से, हमारे भारत के महापुरुषों के प्रयासों से वो सारी प्रथाएँ अब समाप्त हो गई हैं और बहुत सारी कानूनी रूप से तो समाप्त हो गई हैं, बाकी समाज में अगर कहीं ये प्रथा चलती है, तो उसको भी कानूनी रूप से समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि वो अब हमारे लॉ में नहीं है कि वो प्रथाएँ चलती रहेंगी, वो प्रथाएँ अब समाप्त की जा चुकी हैं। इस तरीके से भारतीय जीवन से अवगत कराने के लिए आवश्यक है। हमारे भारत में कैसा कल्चर रहा है, क्योंकि अब अगर हम अभी का कल्चर देखेंगे तो अभी हम एकदम ग्लोबलाइज़ेशन का टाइम है और सभी भारतीय या वेस्टर्न सब एक हो चुके हैं। पता ही नहीं लगता है कि कौन-सा हमारा कल्चर है, कौन-सा साउथ का कल्चर है, कौन-सा वेस्टर्न कल्चर है। लेकिन अगर आपको वाक़ई में अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को जानना है, अपने भारतीय जीवन को जानना है, तब आप क्या करेंगे? आप इतिहास पढ़ेंगे, तो उससे जान पाएँगे। तो बच्चों, अ, आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर ऐतिहासिक उपागम समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, तब आप इसको दोबारा देखिए, दोबारा पढ़िए और बुक्स का रिवीजन ज़रूर करिए। और कोई दिक्कत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है बच्चों, अब अगला जो टॉपिक है जो आप लोग पढ़ कर के आएँगे, वो है वैज्ञानिक उपागम या फिर साइंटिफिक अप्रोच, जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आप लोग ऐतिहासिक उपागम को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, साथ-साथ सभी चीज़ों का रिवीजन ज़रूरी है। आप लोग दार्शनिक उपागम को भी दोबारा पढ़िए, ऐतिहासिक उपागम को भी पढ़िए, तो आप लोगों की समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, वैज्ञानिक उपागम पढ़ कर के आएँगे सभी बच्चे। ओके बच्चों, थैंक यू।